हेलो बच्चों, कैसे आप सभी का फिजिक्स मंत्रा में स्वागत। माई सेल्फ JS चौहान, फिजिक्स फैकल्टी। और एक टॉपिक हमारा रह गया था इलास्टिक और कोलिजन में, है ना। कोलिजन हमने तीन तरह के देखा था। पहला था हमारा इलास्टिक कोलिजन, दूसरा था इन इलास्टिक, तीसरा था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जिसको हमें आज डिस्कस करना ये है। हालांकि इसमें कुछ है नहीं चीज़ें, क्यों नहीं, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन फॉर दिस कोलिजन इज इक्वल टू 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन यहाँ पर कितना है, 0। और हमारे पास एक फार्मूला होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन बराबर क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये फार्मूला था। तो अगर यहाँ पर हम ई का वैल्यू शून्य रखें तो यहाँ पर ये पूरा पैरामीटर क्या हो जाएगा हमारा, 0। ठीक है बच्चों। तो फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा, V1 बराबर V2। और इस V1 बराबर V2 का मतलब है कि आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडी गेट्स एम्बेडेड, दोनों बॉडी क्या होंगे, एक दूसरे पर चिपक जाएंगे। तो ऐसा कोलिजन आपको कहाँ कहाँ मिलेगा वो हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर एक बॉडी जिसका मास m1 है, रफ्तार इसके पास u1 है, दूसरी बॉडी जिसके पास मास मान लेते हैं m2 है, रफ्तार यहाँ पर इसके पास u2 है। इनके बीच कोलिजन हुआ और कोलिजन कुछ इस टाइप का था। तो जैसे कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद क्या हुआ, V1 बराबर V2 हो गया इसके हिसाब से। तो V1 बराबर V2 का मतलब क्या है, दिस बॉडी गेट्स एम्बेडेड, है ना। तो आफ्टर कोलिजन अगर बॉडी आपस में एक दूसरे पर चिपक जाती हैं तो आप इस कोलिजन को क्या कहोगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, है ना। एक सिंपल सी भाषा में कहें, जहाँ पर बॉडी एक दूसरे पर स्टिक कर जाएंगी वो कोलिजन किस कैटेगरी में आएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, है ना। तो इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं होती हमें, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर कोलिजन सिर्फ एक वेलोसिटी रह जाती है। कोलिजन के बाद सिर्फ एक वेलोसिटी रहती है। जहाँ पर कोलिजन के बाद दो वेलोसिटी रह जाएंगे तो वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है ना। तो अब बताइए, इस वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई साहब, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ये कोई फार्मूला नहीं, आप इसको रटिएगा नहीं, है ना। इलास्टिक कोलिजन में एक फार्मूला था, इन इलास्टिक कोलिजन का एक फार्मूला था, है ना। बट हम ये कहेंगे इलास्टिक कोलिजन में जो फार्मूला था उसको याद रखना आपको। अब कोलिजन इलास्टिक के अलावा कोई सा भी आपको ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। इन इलास्टिक में ये फार्मूला बहुत काम का है। तो आप देखो, बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है, m1u1 प्लस m2u2। आफ्टर कोलिजन बोलने कितना हो जाएगा, टोटल मास यहाँ पर एक साथ मूव किया तो m1 प्लस m2 इंटू v हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, m1u1 प्लस m2u2 बाई क्या लिखें बोलो, m1 प्लस m2। ये इतना बचा रह गया था। तो फाइनली ये सारे टाइप के कोलिजन हमने डिस्कस कर लिए। अब इन पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। स्टॉप। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला ही है और ये JEE 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, कोई टफ नहीं ज़्यादा ये, है ना। बस थोड़ा सा है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको मान के चलिए कि अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरह से, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन द x डायरेक्शन विद स्पीड 2v इज हिट बाय अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m इज मूविंग इन y डायरेक्शन विद स्पीड v इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। अभी जैसे हमने आपको बताया कि इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, आफ्टर कोलिजन बोथ द पार्टिकल गेट्स एम्बेडेड, है ना। कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे पर चिपक जाते हैं, है ना। ये बात हमें क्लियर हो गई, है ना। अच्छा, अभी इसके बाद हमसे पूछा क्या है, परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन क्लोज टू, है ना। तो परसेंटेज लॉस का मतलब क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल बाई इनिशियल इंटू 100, ये फार्मूला होता है हमारा। तो एक बात ये पहले से हमको पता है कि कोलिजन अगर इलास्टिक है तो वहाँ पर लॉस कितना होगा, 0, है ना। 100% वहाँ पर एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसके अलावा कोई भी कोलिजन, चाहे आपके पास इन इलास्टिक था या परफेक्टली इन इलास्टिक था, तो वहाँ पर कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कम रह जाती है ना। तो अगर कोलिजन यहाँ पर इलास्टिक के अलावा है तो फाइनली हम कह सकते हैं कि एनर्जी यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस हुई होगी, है ना। चलिए देखते हैं इसको करना कैसे है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि पार्टिकल यहाँ पर क्या है, 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन मोशन है यहाँ पर पार्टिकल का, है ना। पार्टिकल एक जो पार्टिकल है हमारा वो कहाँ पर है ना। जैसे मान लो x एक्सिस है, ये है y एक्सिस, ये m मास का पार्टिकल है। m मास का पार्टिकल बोलो कहाँ मूव कर रहा, x एक्सिस में किस रफ्तार से मूव कर रहा, 2v रफ्तार से।
और इससे कुछ आगे जो है इसी लाइन पर एक दूसरा पार्टिकल है ना, इधर से कहीं आ रहा था वाई एक्सिस में, है ना, यहाँ पर कहीं आ रहा था ऐसे, है ना, आप समझे इस चीज़ को, ये ऐसे आ रहा था ना। अच्छा, इसके पास जो मास है वो कितना 2m है, मास 2m बिल्कुल सही है। रफ्तार कितना है इसकी बोलो, v है ना, रफ्तार v है, मास 2m है। और इसके पास जो मोमेंटम है कहाँ पर है, अलॉन्ग वाई एक्सिस, है ना। इनके बीच कोलिजन हुआ होगा, कोलिजन होने के बाद हुआ क्या कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर चिपक गए। ऐसा यहाँ पर बोला नहीं कि आफ्टर कोलिजन पार्टिकल एक दूसरे पर चिपक गए, लेकिन चिपकने का मतलब यहाँ पर अंडरस्टूड कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक, है ना। यही हमने शब्द को पकड़ लिया कि आफ्टर कोलिजन बोथ द पार्टिकल गेट्स एम्बेडेड टू ईच अदर, है ना, ये बिल्कुल सही बात है ना। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, है ना, एक बात हमको पता है, कोलिजन के पहले मोमेंटम कहाँ पर है, एक्स में भी था, वाई में भी था। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कहाँ पे होना चाहिए, पार्टिकल चाहे एम्बेड करे या कुछ भी करे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बट हमको एक बात पहले से पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज स्टिल वैलिड। यहाँ पर अभी भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या वैलिड है। अगर ये बात हमको पता है तो हम लगा सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। अच्छा, मोमेंटम कहाँ पर, एक्स वाई के बीच में। आफ्टर कोलिजन कहाँ पर होना चाहिए, एक्स वाई के बीच में, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। पार्टिकल जब कोलाइड कर चुके हैं तो कोलाइड करने के बाद दोनों पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे पर चिपक गए, और चिपकने के बाद फाइनली मूव कहाँ पर करेंगे, अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस, है ना, एक्स वाई के बीच में मूव करेंगे, है ना। ये मास m है, ये मास 2m है। अब एक कंबाइंड मास की रफ्तार कितना है हमको नहीं पता, हम इसको लिख लेते हैं v डैश, ठीक है बच्चों। तो जो मोमेंटम इस सिस्टम का होगा वही मोमेंटम इस सिस्टम का होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, है ना। अब आप ये बताओ कि इन दो मोमेंटम के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री है। आप इसको कह सकते हैं P1 मोमेंटम, इसको आप कह सकते हैं P2 मोमेंटम, और आप इसको कह सकते हैं PR, ठीक है। तो जो PR होगा वो P1 P2 के रिजल्टेंट के इक्वल होगा, है ना। अब आप ये बताओ कि 90 पर दो वेक्टर के रिजल्टेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, √a² + b², ऐसे ऐड करेंगे हम। तो क्या PR लिखा जा सकता है √P1² + P2², लिख सकते हैं क्या बच्चों, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, PR की जगह पर क्या लिखोगे, मास टोटल कितना होगा यहाँ पर बोलो, 4m होगा इंटू v डैश। P1 की जगह पर क्या लिखोगे, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है बोले m है, वेलोसिटी कितना है 2v है, इस पूरे का होल स्क्वायर लिखें क्या, प्लस बताओ दूसरे पार्टिकल का क्या लिखें, m इंटू 2m इंटू v, है ना, 2m इंटू v का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 4m इंटू v डैश, ठीक है। 4m नहीं, यहाँ पर मास जो है टोटल बन जाएगा 3m, है ना, मास होगा यहाँ पे टोटल 3m, है ना। अच्छा देखिए कितना होगा हमारे पास 4mv², यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4m²v²। तो आप इसको ऐड कर लें तो क्या मिल जाएगा 8m² इंटू v², है ना। ये अंडर रूट में तुम क्या करें, इस पूरे का होल स्क्वायर कर लें क्या, तो क्या मिलेगा 9m² इंटू v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 8m² इंटू v²। देखो m² खत्म हो गए, है ना। अच्छा आप देखें v डैश हमको नहीं पता, तो v डैश बराबर क्या लिखें 8/9 इंटू v², ठीक है, इस पूरे का अंडर रूट। अब बताएं v डैश क्या मिला हमको, इसको क्या 2√2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल 2√2 लिख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पर v होगा और 9 का रूट तो आप जानते हैं 3 हो जाएगा। यहाँ तक बात आ रही है समझ में, है ना। अब ये कहा गया कि क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया परसेंटेज लॉस इन कोलिजन, है ना, तो परसेंटेज कितना लॉस हुआ है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इंटू 100। परसेंटेज की बात करनी है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हमसे पूछा बच्चों, है ना। तो आप इसको निकाल सकते हैं। बताओ इनिशियल क्या लिखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, वेक्टर तो क्वांटिटी है नहीं, अब आप टोटल ऐड कर लो, क्या लिखेंगे इनिशियल बोलो
चलिए इंडिविजुअल हम इनिशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। इनिशियल क्या होगी, हाफ m इंटू 2v का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस हाफ 2m इंटू वी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। के इनिशियल कितना बनेगा, आप देखें यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 4v स्क्वायर। तो क्या आप इसको 5m इंटू वी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? नहीं, 5 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ 5 लिख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये 4 होगा, 4 से 2 खत्म करें तो यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 मर गया था एक दूसरे से, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। बताओ फाइनल क्या लिखेंगे, फाइनल कितना है बताओ, टोटल मास कितना है वहाँ पे 3m है इंटू वी डैश का स्क्वायर। तो के फाइनल क्या मिला हमको, हाफ 3m इंटू वी डैश। वी डैश की जगह पर क्या रखोगे, ये देखें ये पूरा पैरामीटर आप रख लो, है ना, और चाहे पूरे के स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी था ये, तो आप इस वी डैश स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं 8v स्क्वायर बाई 9, ठीक है। आप देखें 2 से 8 काटेंगे तो यहाँ पर 4 बचा होगा, ये 3 बचा होगा। तो के ई फाइनल की बात करें कितना मिलेगा हमको यहाँ से, बोलिए 4mv स्क्वायर बाई 3, है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लिया हमने, और यहाँ पर हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लिया। हमें पूछा क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल बाई इनिशियल इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी कैलकुलेशन है। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो परसेंटेज लॉस आएगा वो आपको मिलेगा 56%। तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है नहीं। तो फाइनली आंसर जो मिलेगा आपको वो 56 मिलेगा। थैंक यू। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, इन अ कोलिनियर कोलिजन अ पार्टिकल विद इनिशियल वेलोसिटी v0 स्ट्राइक अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ सेम मास इफ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन इज, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी पूछा, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक तरह से वेक्टर डिफरेंस की बात होती है यहाँ पे, है ना। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा तब बनता जब यहाँ पर कोलिनियर शब्द ना होता, तब उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको इनके बीच एंगल कुछ ना कुछ देखना पड़ता। बट यहाँ पर ऑलरेडी हमको पता है कि कोलिनियर कोलिजन है, तो आफ्टर कोलिजन भी जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी होंगी वो एक ही डायरेक्शन में रहेंगी। और हमको पहले से पता है कि जब दो पार्टिकल एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं, मूव करते हैं, तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होता है ना। ये बात हमको पहले से पता है कि अगर दो पार्टिकल जिनकी रफ्तार डिफरेंट है, सेम जो भी है ना, तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा इनकी डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होगा, है ना। ये हमको पहले से पता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जैसा बोला गया कि मास दोनों पार्टिकल का सेम है, तो और उसमें से क्या है, एक पार्टिकल यहाँ पे रुका हुआ है, ये क्या एट रेस्ट, है ना, इसको मान लेते हैं एट रेस्ट हो, है ना। अच्छा, हमें एक बात पता है, कोलिजन में कुछ भी हो, एक शब्द अगर कोलिजन हमको दिख रहा है तो वहाँ पर कुछ होना हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात होनी तय है ना। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम कितना बोले, m इंटू वी नॉट, फाइनल कितना होगा बोलिए m इंटू वी वन प्लस m इंटू v2, ठीक है। तो यहाँ से v नॉट हमको क्या मिला बोलो, v1 प्लस v2। ये पहली कहानी मान लेते हैं, है ना। एक बात यहाँ पर इन्होंने बोला कि आफ्टर कोलिजन 50% काइनेटिक एनर्जी जो है, पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी उससे ज़्यादा हो गई है। अगर ये कहता कि काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी वही अभी भी है, मतलब कि इनिशियल अगर 100%, फाइनल भी 100% होगी। लेकिन अगर उस 100% में 50% और ऐड कर दें तो ये कह सकते हैं कि फाइनल जो है वो 150% हो गई। मतलब या ये कहें कि इनिशियल जो है 100% है, तो फाइनल टोटल कितना हो जाएगी 150%। तारीवासन में तो सबसे पहले हम लिखते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बोलो इनिशियल क्या होगी, हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर। ये पहली कहानी मान लेते हैं।
फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखेंगे बोले, है ना, आप इसको लिख लेते हैं के फाइनल, है ना, क्या लिखोगे बोलो, हाफ एम इंटू वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वी टू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको आप कहोगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन में जो बात बोली गई है वो बोली गई है कि यहाँ पर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो जो है 50% ज़्यादा होगी, मतलब कि पहले जो के ई था अब उस के ई में 50% और ऐड कर दो आप इनिशियल का। अब आप इसको देखें 50/100 बनेगा मतलब 1/2 और +1 मतलब 3/2 बन गया होगा। तो के ई फाइनल की बात करें तो क्या मिला हमको 3/2 ऑफ के ई इनिशियल। ठीक है, अब के ई फाइनल आप यहाँ से रख लो, के इनिशियल आप यहाँ से रख लें, तो क्या मिला यहाँ से बोलो, हाफ एम इंटू वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वी टू स्क्वायर बराबर क्या मिला हमको 3/2 हाफ एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर। देखें 1/2 दोनों तरफ से क्या हुए, कैंसिल आउट हो गए। तो हमें यहाँ पर क्या मिला v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बराबर 3/2 इंटू वी नॉट स्क्वायर। एक कहानी नंबर मान लो हमारी 2 है। हमसे पूछा क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, और हमने आपको पहले बताया कि जब पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया v1 माइनस v2 बराबर vr। अब चलिए इसमें थोड़ा सा हम कलाकारी करते हैं, हम लिख लेते हैं vr स्क्वायर। अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो इधर भी आपका पूरे का स्क्वायर बनेगा भाई साहब। तो आप देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या आप इसको क्या लिख सकते हैं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस का 2v1 गुणे v2। हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब आप देखें v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर तो आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, लेकिन v1 गुणे v2 कहाँ से लाओगे, उसके लिए शायद पहली कहानी का इंतजाम करके हमने पहले से रख के चला है ना। तो पहले इस क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि आपको मतलब ढूंढना है बस, है ना, सारा कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा। इसको आप मान लो कहानी नंबर 3 है। चलिए हम एक बार फिर से कहानी नंबर 1 से मिलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में क्या दिख रहा बोलो, v नॉट बराबर v1 प्लस v2। अगर हम उसका स्क्वायर कर लें तो क्या मिल जाएगा, v नॉट स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v1 गुणे v2। ठीक है, क्या v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर यहाँ से पुट कर लें तो v नॉट स्क्वायर बराबर 3/2 इंटू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ v1 इंटू v2। अब आप देखिए 1.5 है, अब आप इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा से आप माइनस कर रहे हैं कम को, है ना, कम से आप माइनस करें ज़्यादा को, तो फाइनली यहाँ पर निगेटिव आएगा तो माइनस का क्या बना, माइनस का v नॉट स्क्वायर बाई 2 बना होगा बराबर क्या मिला 2v1 गुणे v2। तो हमने v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर भी ढूंढ रखा है। अब यहाँ पर कमी किसकी थी, 2 टाइम्स ऑफ v1 गुणे v2 की, तो आपने उसको भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अभी जो पैरामीटर आपने ढूंढे जो यहाँ पर अननोन है उनको आप पुट करो, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना। तो यहाँ पर v स्क्वायर हमको क्या मिला, देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आपको पहले से पता है कितना है, वो 3/2 इंटू वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस है, और आप देखिए ये 2v1 v2 क्या है आपके पास, है ना, ये यहाँ पर माइनस में, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, वहाँ पर बोले प्लस बन जाएगा। तो प्लस का क्या बना बोलो, v नॉट स्क्वायर बाई 2 मिला। अब आप देखिए बेस कॉमन है, आप ऊपर ऊपर ऐड कर सकते हैं इनको, तो क्या मिला यहाँ से v स्क्वायर बराबर बोले 4v नॉट स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर क्या मिला, ये 2 मिला होगा, बोलिए vr बराबर क्या मिला हमें, √2v नॉट। तो करेक्ट आंसर क्या हमारा, √2v नॉट। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 3 ब्लॉक A, B एंड C आर मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। इसमें जो है 3 ब्लॉक है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं। इनमें से A और B का मास कैसा इक्वल है, C का मास यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट मास यहाँ पर कैपिटल M ले लिया इन्होंने,
ब्लॉक ए को क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी v, है ना, यहाँ पर v वेलोसिटी दिया है b की तरफ, और ये b जो है, a जो है b से कोलाइड करता है। कोलिजन कैसा है यहाँ पर, परफेक्टली इनइलास्टिक, है ना। तो जहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे पर इम्बैड कर जाएंगे। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई, है ना। फिर क्या हुआ कि सिस्टम यहाँ पर जब ये इससे कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद ये एक दूसरे पर चिपक गए, चिपकने के बाद भाई साहब ये क्या किए, इनसे फिर से कोलाइड कर गए। जब इनसे कोलाइड किए तो ये फिर से इन पर चिपक गए, क्योंकि जितने भी कोलिजन है यहाँ पर वो कैसे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ऐसा होते होते क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी कम होती चली गई। तो यहाँ पर ये बोला गया कि 5/6 जो भाग है काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल का, वो ख़त्म हो गया। मतलब कि जो फाइनल बची होगी इनिशियल के कंपैरिजन में कितना बची होगी, 1/6। अगर 5/6 ख़त्म हो चुकी है तो कितना बची होगी, 1/6। आई बात समझ में। तो जो के ई फाइनल है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बची है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/6 भाग है ना। तो बस यहाँ पर करना है क्या आपको, सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि इनके बीच जब कोलिजन हुआ, कोलिजन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कोलिजन बिटवीन ए एंड बी। इतने से आप समझ जाएंगे, कोलिजन बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो एक के पास मास है, वेलोसिटी है, दूसरे के पास कितना था, 0 था, बट आफ्टर कोलिजन हुआ क्या कि दोनों एक दूसरे पर चिपक गए। तो मास कितना हो गया बोलो, 2m, वेलोसिटी कितना हो गई, v डैश, ठीक है। तो यहाँ पर m ने m को मार दिया, तो v डैश बोले क्या मिला हमको यहाँ से, v/2 मिला। ये जब a और b के बीच कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना। फिर यहाँ पर क्या हुआ, कोलिजन बिटवीन ए बी एंड सी, चूँकि यहाँ पर ए बी दोनों क्या हुए, चिपक गए, ए और बी एक दूसरे पर स्टिक कर गए, है ना। तो नेक्स्ट जो कोलिजन हुआ है, कोलिजन बिटवीन ए बी एंड सी, है ना। चूँकि ए और बी तो एक दूसरे से चिपक गए, है ना, तो हम जो है एक कंबाइंड सिस्टम मान लेते हैं फिर से। तो बताइए कंबाइंड सिस्टम के पास मास कितना होगा, 2m होगा, वेलोसिटी कितना है, v डैश। अब टोटल मास कितना हो जाएगा, 2m प्लस कैपिटल M बनेगा, इनटू कितना होगा बोलो, v डबल डैश मान लेते हैं इसको हम, ठीक है। अब आप ये बताओ कि v डैश कितना मिल रहा हमको, v/2 मिल रहा। तो क्या मिला यहाँ पे, 2m प्लस कैपिटल M इंटू v डबल डैश, ठीक है। अब आप देखें ये 2 ने 2 को मार दिया, तो v डैश v डबल डैश हमको क्या मिला, m इंटू v/2m प्लस कैपिटल M, ठीक है। ये हमें मिल गया फाइनल वेलोसिटी आफ्टर जितने भी कोलिजन हुए, फाइनल जो वेलोसिटी मिली पूरे सिस्टम के पास इतनी वेलोसिटी है, इतनी रफ्तार है ना। अब हमें ये पता है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हमारी, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का केवल और केवल 1/6 भाग है। हालांकि यहाँ पर इनडायरेक्टली बोला गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनली जो टोटल लॉस हुआ यहाँ पर 5/6, तो बचा कितना होगा बताओ, 1/6 बचा होगा, 1/6 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। के ई फाइनल क्या लिखें बोलो, टोटल मास कितना है बोले, 2m प्लस कैपिटल M इंटू v डबल डैश का स्क्वायर बराबर क्या लिखें बोलो, 1/6 ऑफ। अब इनिशियल तो केवल एक ही पास थी काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लिखें, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। देखो 1/2 खत्म कर लेते हैं पहले हम लोग, है ना। v डबल डैश का वैल्यू जो है आप यहाँ से पुट कर लीजिए, तो क्या मिला हमको यहाँ से बोले, 2m प्लस कैपिटल M इंटू वी डबल डैश m इंटू वी, और बोले क्या मिला, 2m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो ये चीज़ तो सेम है ना, एक ये उड़ा दो यहाँ से, क्या मिला, 1/6 ऑफ m मिलेगा, है ना। यहाँ पर ये m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमको मिलेगा m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर सिर्फ m है, तो एक m से m खत्म हो गया और वी स्क्वायर पूरा खत्म हो गया, है ना। अब आप देखें, आप इसको इधर ले आओ, इधर ले आओ, फाइनली यहाँ पर क्या मिला, 6m
बराबर 2m प्लस कैपिटल M। ये राइट हैंड साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना मिल जाएगा 4m बराबर कैपिटल M। हमसे पूछा क्या है कैपिटल M बाई स्मॉल m, है ना। तो कैपिटल M बाई स्मॉल m क्या मिला बोलो, ये कितना मिला है 4 मिला है। तो आंसर जो हमारा मैच करेगा वो पहला आंसर मैच कर गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जेईई एडवांस 2019 में आया हुआ है और ये भी कोलिजन पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। और जितना भी आपका जेईई लेवल क्वेश्चन होता है उनमें कहीं ना कहीं मतलब आपका एक टॉपिक से नहीं क्वेश्चन पूछता, कहीं ना कहीं उसमें 2-3 टॉपिक को मिलाकर क्वेश्चन पूछता है ना। जैसे यहाँ पर बात कोलिजन की हो रही थी, लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर लिया, एवरेज वेलोसिटी की बात यहाँ पर किस कर रहा, प्रोजेक्टाइल मोशन की, तब जाकर यहाँ पर कहीं बात हो पा रही कोलिजन की, है ना। तो कोलिजन बेसिकली है नहीं यहाँ पर, कम से कम 3 चैप्टर का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। तो अब इसमें जो है अल्फ़ा का वैल्यू पूछा हमसे, अल्फ़ा कितना होगा, है ना। तो अल्फ़ा के यहाँ पर ऑप्शन कुछ हमने दे दी। अल्फ़ा है क्या चीज़, यहाँ पर एक नंबर है जिसके भी यहाँ पर वेलोसिटी घटती चली जा रही है ना। तो अब जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमको दिया है कि बॉल को हमने ऐसे फेंका है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ऐसे बहुत सारे फाइनल पॉइंट हमारे बनते चले जा रहे हैं। जब हमने पार्टिकल को फेंका तो एंगल यहाँ पर कितना था, क्वेश्चन में गिवन है थीटा, है ना। तो थीटा डिग्री पर हमने इसको फायर किया विद इनिशियल वेलोसिटी u0। अब ये जितने बार कोलाइड किया, कोलिजन के बाद क्या हो, इसकी वेलोसिटी कम होती चली गई। किस रेट से कम हो रही है यहाँ पर उसका कैलकुलेशन दिया है क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पर u0 बाई अल्फ़ा के हिसाब से वेलोसिटी कम होती चली जा रही है ना। तो बट यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो कोलिजन हो रहे हैं उन कोलिजन में जब पार्टिकल जस्ट कोलाइड करने वाला है, फिर जब वापस आएगा तो जो एंगल बनेगा यहाँ पर थीटा डिग्री बनेगा, मतलब कि जो वेलोसिटी होंगी सब एक दूसरे के पैरेलल होंगी, है ना। तो चलिए यहाँ पर अगर u0 है तो पहले कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितना बनी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, u0 बाई अल्फ़ा। अगली जो वेलोसिटी बनी होगी दैट इज़ u0 बाई अल्फ़ा स्क्वायर। इसके बाद जो वेलोसिटी बनी होगी u0 बाई अल्फ़ा क्यूब। और ऐसे कोलिजन कितने होते चले जाएंगे, बहुत सारे कोलिजन होंगे, है ना। और क्वेश्चन में यहाँ पर एक चीज़ और दिया है कि यहाँ पर जो पहला कोलिजन हुआ है, पहले कोलिजन के होने के ठीक पहले जहाँ से हमने इसको इनिशियल पॉइंट से फेंका था, वो जो एवरेज वेलोसिटी बन रही है वो कितना है, v1 है ना। यहाँ से और यहाँ तक का जो एवरेज वेलोसिटी दिया क्वेश्चन में v1 है। फिर यहाँ का एवरेज वेलोसिटी हमको नहीं दिया, इसके बाद की भी एवरेज वेलोसिटी नहीं दी, बट ये बोला गया कि जो टोटल एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है वो है कितना, 0.8 v1। अब आप ये समझिए कि इनिशियल है कितना एवरेज वेलोसिटी v1 है। सभी को कंबाइंड अगर हम जोड़ें, कंबाइंड करके देखें तो पूरे जो है कोलिजन की एवरेज वेलोसिटी कितना निकल के आ रही है, 0.8 v1। तो क्वेश्चन में यहाँ पर यह है कि जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। अगर हम ये देखें कि पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, अगर हम ये पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी है, चलिए हम ए और बी के बीच की बात कर लेते हैं पहली बार। तो हॉरिजॉन्टल में कुछ डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा है, सभी कोलिजन के बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा है बताओ, 0 बन रहा। और एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम तो लग रहा है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल की बात करें कितना बन रहा है, 0, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है कितना, यहाँ पर बोले ए टू बी का, वो ठीक रेंज के इक्वल है। अब आप ये देखो कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी कम होती चली जा रही है तो यहाँ पर रेंज भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। अगर इनिशियल रेंज मान लेते हैं R0 है, इसके बाद R1 है, फिर यहाँ पर R2 है रेंज, यहाँ पर R3, ऐसे यहाँ पर रेंज बढ़ती, रेंज के जो है नंबर हम लिखते चले जाएंगे, है ना। तो आप ये बताओ, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा कहाँ पर है, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम बनेगा उसको आप क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। अच्छा आप ये देखें कि इस पॉइंट पर इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u0 है। वर्टिकल की बात करें कितना बन जाएगा, u0 क्या बनेगा बोलो, साइन थीटा। और हॉरिजॉन्टल की बात करें क्या मिलेगा हमको यहाँ से,
यू नॉट इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसे आप यहाँ पर देखें हॉरिजॉन्टल में कितना वेलोसिटी मिलेगी, यू नॉट बाई अल्फ़ा इंटू, है ना, यहाँ पर हम लिख लेते हैं यू नॉट बाई अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो अच्छा ये बताओ, अगर हम ए और बी के बीच का एवरेज वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो ए और बी के बीच का एवरेज वेलोसिटी कितना दिया, क्वेश्चन में v1 दिया है। आप इसको क्या लिखेंगे बोले, एवरेज का मतलब कांस्टेंट होता है। अगर जो बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन हमसे पढ़ा है तो उसको यहाँ पर ओरली कैलकुलेट करने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का ही नाम क्या होता है, एवरेज। अगर हम चाहें लिखना तो v1 बराबर यू कॉस थीटा पहले लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लिख लेते हैं पूरा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, रेंज के इक्वल होगा, और टोटल टाइम क्या होगा यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए रेंज का फार्मूला क्या होता है बोले, 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी होता है क्या, तो आप इसको लिखेंगे 2u नॉट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, ये हमारा रेंज हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी होता है क्या। अब आप देखें जी से जी खत्म हो गया, साइन थीटा खत्म, ये यू नॉट स्क्वायर होता है ना, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, है ना। तो फाइनली आप देखें एक u से u खत्म होगा, साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो v1 हमको क्या मिला यहाँ से, u नॉट इंटू कॉस थीटा। ये पहला एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब आप बताओ दूसरी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो पूरा किस में कन्वर्ट हो रही है, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी में। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, यू नॉट कॉस थीटा। अगली वेलोसिटी बताएं हॉरिजॉन्टल में कितना होगी, यू नॉट बाई अल्फा इंटू कॉस थीटा लिखें क्या, थीटा सबके लिए सेम क्वेश्चन में गिवन है। अगली एवरेज वेलोसिटी क्या लिखें बोलो, यू नॉट बाई अल्फा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ऐसी कितनी एवरेज वेलोसिटी बनी होंगी, इनफाइनाइट, चूँकि बहुत लंबे समय तक कोलिजन हो रहा, और इन सभी एवरेज वेलोसिटी का सम जो बना है वो ठीक किसके बराबर, 0.8 v1 के। अच्छा v1 कितना बन रहा है यहाँ पर बोले, क्या इसको v1 लिख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज़ v1, तो क्या लिखेंगे v1 बाई अल्फ़ा। आप इसको क्या लिखेंगे बोलो, v1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, है ना। ऐसे आप v4 लिखना चाहें तो v4 बराबर क्या लिखें बोलो, v1 बाई अल्फ़ा क्यूब, है ना। ऐसे यहाँ पर कहानी बनती चली जाएंगी। अब हम टोटल एवरेज वेलोसिटी लिख लेते हैं, v टोटल दैट इज़ v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn। ये कहाँ तक बात चलती चली जाएगी, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब v टोटल कितना दिया है एवरेज, 0.8 टाइम्स v1, है ना। तो v1 हमको v1 पहले से गिवन, v2 कितना दिया है, v1 बाई अल्फ़ा, v3 कितना दिया बोले, v1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर। और ये बात कहाँ तक चलती चली जाएगी, अप टू इनफाइनाइट। b1 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर b1 दोनों तरफ से क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको क्या लिखेंगे 0.8, और यहाँ पर बनेगा 1 प्लस 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फ़ा क्यूब एंड सो ऑन, है ना। तो हम इसके बाद की बात नहीं करते हैं, ये बात कहाँ तक चल रही है, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा क्या ये जीपी बन रहा, 1 प्लस 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगला जो टर्म्स हमको मिल रहा वो पहले में कुछ मल्टीप्लाई करके मिल रहा, तो हम 1 में कितना मल्टीप्लाई करें कि इसके अगला जो नंबर है वो ठीक है वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई किया होगा आपने, 1 बाई अल्फ़ा, तो आपको ये मिल गया होगा। यहाँ पर आप फिर से क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये मिले 1 बाई अल्फ़ा, तो 1 बाई अल्फ़ा मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो जस्ट आफ्टर जो नंबर मिलेगा हमको वो मिलता चला जाएगा फाइनली हमको। अब आप ये बताओ कि यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगला जो नंबर हमें गेन करना है उसको पाने के लिए हमने क्या किया, पहले वाले में क्या मल्टीप्लाई किया, 1 बाई अल्फ़ा। तो आपको पता है इनफाइनाइट टर्म्स का एक फार्मूला होता है,
एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर, ये फार्मूला होता है हमारा। ए का मतलब क्या होता है बताइए, पहला टर्म। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और आर का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब होता है कि हमें क्या मल्टीप्लाई करके अगला नंबर मिल रहा। तो क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम, 1 बाई अल्फ़ा, और पहला टर्म कितना आपका 1 है, तो 1 माइनस 1 बाई आर, आर की जगह पर क्या रखेंगे बोले, 1 बाई अल्फ़ा। आप इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा बोले, ये अल्फ़ा ऊपर जाएगा तो अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1। तो आप इस पूरे की जगह पर ये चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनली हम लिखेंगे 0.8 इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1। सॉल्व करें इसको, 0.8 अल्फ़ा माइनस 0.8 इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब आप देखें क्या मिलेगा हमको, यहाँ से 0.8 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बराबर 0.8। अल्फ़ा यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा हमें बोलो, क्या मिला बोलिए, यहाँ पर आपको मिलेगा 0.2, 0.8। तो अल्फ़ा बराबर क्या मिला आपको, 4। तो आंसर हमारा क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू 4, है ना। तो आंसर नंबर हमारा पहला सही है। थैंक यू, स्टॉप करो। तो आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा, है ना। तो जब भी आपके पास जे एडवांस में क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक चैप्टर की बात नहीं करते वो लोग, कम से कम 2 से 3 चैप्टर की बात करते हैं, है ना। तो आप लोग जे एडवांस के लिए कम से कम आपका जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर कम से कम 2 से 3 चैप्टर आएंगे, है ना। तो अब आपको देखिए यहाँ पर एक ही साथ एवरेज वेलोसिटी की बात कर लिया, हमें रेंज का फार्मूला अप्लाई करना पड़ा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला अप्लाई करना, और फाइनली यहाँ पर कोलिजन की तो बात कहीं हो ही नहीं रही। कोलिजन का मतलब यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ तो दिख ही नहीं रहा हमें, है ना। तो ये पूरी तरह से क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, ये बेस्ड था काइनेमेटिक्स एंड, है ना, काइनेमेटिक्स में जो आपका 1D और 2D उस पर बेस्ड था क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, स्टॉप करो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि इसमें सब कुछ फिगर हमने बना दिए, लैंग्वेज यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा। क्वेश्चन में दिया कि एक बॉब है, यहाँ पर हमने एक धागे से इसको बांध दिया जिसका मास 3m है, और एक बुलेट हमने फायर किया प्रोजेक्टाइल फॉर्म में। आप लोग कहेंगे गुरुजी कट्टा बड़ा अच्छा है ना, तो ये देसी कट्टा है भाई साहब, है ना, जिसका मास m है ना। तो बुलेट यहाँ पर जिससे हमने फायर किया, बुलेट का मास स्मॉल m है, और जो यहाँ पर बॉब हैंग कर रहा, ठीक इस पाथ के टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमने हैंग किया इसको, तो इसका मास कितना यहाँ पर दिया, 3m। अब बुलेट क्या बढ़िया आराम से जा रही, फाइनली हुआ क्या कि जब यहाँ पर पहुँची तो इनका आपस में क्या हो गया, कोलिजन। और कोलिजन भी ऐसा कि भाई साहब यहाँ पर बुलेट जो है उस ये जो बॉब है इससे बिल्कुल पूरी तरह चिपक गई, उसमें जाके बैठ गई, है ना। मतलब कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन यहाँ पर हुआ होगा। आफ्टर कोलिजन दिस बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू बॉब। अच्छा, ये धागे से बंधा हुआ है, जब यहाँ पर इस बॉब को वेलोसिटी मिलेगी तो जो ये बॉब है ना कुछ एक सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा, एक सर्कुलर फॉर्म में मूव किया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम इस बुलेट को किस एंगल पर फायर करें ताकि कोलिजन के बाद पूरा सिस्टम इस लाइन से 60 डिग्री पर ऊपर चढ़ जाए। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम इस बुलेट को किस एंगल पर फायर करें ताकि आफ्टर कोलिजन यहाँ पर जो सिस्टम है वो सिस्टम इस लाइन से किस एंगल पर मूव कर जाए, 60 डिग्री। आरिवासन में तो फाइनली हमको यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट थीटा सो दैट द सिस्टम मूव एट एन एंगल ऑफ क्या लिख लें, 60 डिग्री लिखते हैं। चलिए 60 डिग्री। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें ये पता है कि कोलिजन हो रहा, और कोलिजन है कैसा, परफेक्टली इनइलास्टिक, है ना। तो अच्छा, जब बुलेट यहाँ पर पहुँची टॉप मोस्ट पॉइंट पर जस्ट बिफोर कोलिजन, बुलेट के पास वेलोसिटी कितना होगी,
हमें ये पता है कि बुलेट की रफ्तार दो भाग में टूटेगी, एक बना होगा यहाँ पर बोलें क्या मिला होगा u cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जिसको हम कहेंगे u sin थीटा। आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी हमने एक बार प्रोजेक्टाइल फॉर्म में दी है, उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है ना, ये हमेशा पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनी रहेगी। तो बिफोर कोलिजन की बात करें, बुलेट जब यहाँ पर पहुँचने वाली है, ठीक उस टाइम पर बुलेट के पास वेलोसिटी कितना होगा u cos थीटा। उसके भी यहाँ पर अगर हम देखें तो बुलेट के पास लीनियर मोमेंटम कितना होगा m इंटू यू cos थीटा, है ना। तो आफ्टर कोलिजन हुआ क्या, ये जो सिस्टम है 4m मास का वो कुछ ऐसे है ना, यहाँ पर मास कितना बना है बोलो 4m, जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात हो रही थी, है ना। ये सिस्टम कितना एंगल मूव कर गया बोलो, ये मूव किया है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आके रुक गया होगा, मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी है सिस्टम की वो ज़ीरो हो गई यहाँ पे आके, है ना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, अच्छी बात है। तो अब ये बताइए कि जस्ट बिफोर कोलिजन बुलेट के पास कितना लीनियर मोमेंटम होगा m इंटू यू cos थीटा, जस्ट आफ्टर कोलिजन सिस्टम के पास कितना होगा मोमेंटम बोलो 3m की 4m, बिल्कुल 4m रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर कोलिजन क्या है, बुलेट इस सिस्टम में इम्बेड कर गई। तो आफ्टर कोलिजन मास कितना हो जाएगा, पूरा 4m हो जाएगा। तो बिफोर कोलिजन की बात करें तो बुलेट के पास मोमेंटम कितना है बोले m इंटू यू cos थीटा, यही किस में तब्दील होगा बोलो 4m इंटू, है ना, ये v में कन्वर्ट हो गया। हमको नहीं पता कि आफ्टर कोलिजन कितना वेलोसिटी है जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो आप देखें v बराबर क्या मिला हमको u cos थीटा बाई 4, आ रही बात सुन में। तो अब इतनी जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इस सिस्टम को, जो काइनेटिक एनर्जी मिली जस्ट आफ्टर कोलिजन, उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या सिस्टम ऊपर राइज किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन जितना भी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के पास आई है वो काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, mgh होता है क्या, h का मतलब क्या होता है बोलो वर्टिकल हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। तो मान लेते हैं रेफरेंस लेवल हमारा ये, तो इस वर्टिकल और इस रेफरेंस लेवल से वर्टिकल हाइट कितना है बोलो यहाँ पे h। अब इस h को कैलकुलेट करना है हमें, बताओ क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। ये लेंथ आज भी l रहेगी, इसका यहाँ पर टुकड़ा बोले क्या l cos थीटा बना होगा, है ना। तो क्या जो h है, h का मतलब क्या है l माइनस l cos थीटा, है ना। तो बस एक लाइन आपको लिखना है यहाँ पे, आफ्टर कोलिजन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी 4mg इंटू एच। 4m खत्म हो गए आपस में, v की जगह पर क्या दिख रहा है आपको बोलो u cos थीटा बाई 4। तो क्या लिखे यहाँ पर बोलिए 1/2 इंटू वी स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे आप u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 16, ठीक है। यहाँ पर g आएगा, h की जगह पर क्या रखोगे बोलो l इंटू 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, लिखे क्या, है ना। थीटा यहाँ पर क्या हमारा 60 डिग्री। अब आप देखें यहाँ से क्या मिला हमको u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 32 जी इंटू एल। कॉस 60 कितना होता बोले 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना बना 1/2 बना, क्या इसको ख़त्म करें कितना बना 16। तो आप देखें कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिला 16 जी इंटू एल बाई यू स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या मिला हमको यहाँ से √16 जी एल बाई यू स्क्वायर। ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। चलिए देखते हैं, हमारे पास एक नया टॉपिक है यहाँ पे, है ना। कोलिजन का एक कॉन्सेप्ट है और इसमें आप मान के चलिए कि एनर्जी और कोलिजन दोनों का मिलाकर एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और इस पे जो है आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिलेंगे। बस आपको मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, आप डायरेक्ट जाइए न्यूमेरिकल कर लीजिएगा इससे, है ना। जेईई मेंस और एडवांस लेवल पर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इसमें ये ऐसा कुछ बोला गया कि यहाँ पर मान लो एक मास m1 है, वेलोसिटी इसके पास v0 है, सामने एक मास m2 बैठा है। हमने अभी क्या किया था कि यहाँ पर इस बॉडी से डायरेक्ट कोलिजन करवाया था, बट आज ऐसा नहीं है। इस बॉडी पर हमने क्या फिट कर दिया है कि स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना यहाँ पर k है। अब ये ब्लॉक जब जाएगा तो यहाँ पर इससे ये डायरेक्ट संपर्क नहीं कर पाएगा, इनके बीच एक स्प्रिंग आ चुकी है। तो स्प्रिंग करेगी क्या, कोलिजन के बाद होगा क्या कि स्प्रिंग क्या होगी, यहाँ पर कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। होगा क्या कि यहाँ पर इसके पास v0 वेलोसिटी और इसके पास 0 वेलोसिटी है ना। इसको मान लेते हैं एट रेस्टो, इसको मान लेते हैं हम एट रेस्टो, है ना, ये रुका हुआ है। तो जब ये ब्लॉक इसके संपर्क में आएगा मतलब कि स्प्रिंग इसको आगे की तरफ धक्का देगी, है ना। तो फाइनली होगा क्या कि स्प्रिंग यहाँ पर कंप्रेस होगी, और जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो फाइनली यहाँ पर आएगा क्या, एक स्प्रिंग का फोर्स। स्प्रिंग क्या करेगी, अपोज करेगी कंप्रेशन का। तो पहले तो यहाँ पर स्प्रिंग कंप्रेस होती चली जाएगी। ऐसा क्यों, चूँकि यहाँ पर देखिए आफ्टर जस्ट कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, जस्ट ड्यूरिंग कोलिजन होगा क्या कि यहाँ पर जैसे मान लो ये ब्लॉक है हमारा, ये M2 ब्लॉक है, और यहाँ पर मान लो ब्लॉक M1 आ चुका है, और कुछ स्प्रिंग यहाँ पर कंप्रेस हो चुकी है। अब जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगी, मान लो स्प्रिंग में कंप्रेशन x है, तो उस x की वजह से स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, K×x। इस ब्लॉक पर फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ। इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, ड्यू टू स्प्रिंग आगे की तरफ। ये अभी स्प्रिंग जो है ना यहाँ पर एक संपर्क है, मतलब कि यहाँ पर ये स्प्रिंग यहाँ पर इससे जुड़ेगी नहीं, है ना, ऐसे एक हल्का संपर्क है ये, है ना। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है एक फोर्स है और ये भी एक फोर्स है। ये फोर्स क्या है, इस v0 के अपोजिट है, v0 के अपोजिट है। इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो उस स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगेगा ब्लॉक पे, ब्लॉक का फोर्स कहाँ पे लग रहा, आगे की तरफ। तो इसकी रफ्तार क्या होगी, बढ़ेगी, और इसकी रफ्तार क्या होगी, घटेगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर v0 घटते घटते और इसकी रफ्तार बढ़ते बढ़ते फाइनली होगा क्या कि दोनों की रफ्तार इक्वल हो जाएगी। जैसे इक्वल हुई तो अब यहाँ पर स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक से जस्ट डिटैच होने वाली होगी। नहीं है बात समझ में, आप ये समझो, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो आगे की तरफ है, और ये फोर्स क्या क्या करना चाहता है, इसको आगे बढ़ाना चाहता है। ये वाला फोर्स क्या करना चाहता है, इस m1 की वेलोसिटी के अपोजिट है, तो इसको डिक्रीज करना चाहेगा, इसकी वेलोसिटी कम करना चाहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है इस वेलोसिटी को कम कर रहा और इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते, इसकी वेलोसिटी घटते घटते और इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक ऐसी कंडीशन आई होगी जहाँ पर दोनों की वेलोसिटी क्या हुई होंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब आप इमेजिन करो कि जरा सा वेलोसिटी अगर m2 के पास ज़्यादा हो गई तो फाइनली होगा क्या कि ये वाला ब्लॉक इसके संपर्क से बाहर हो जाएगा। अब उसके बाद होगा क्या कि फाइनली स्प्रिंग में एक रिलैक्सेशन आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आया होगा, स्प्रिंग के पास मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आया होगा। तो आप ही बताओ कि मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पर m1 m2 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या हो गई हो, इक्वल हो गई हो। भाई इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसकी बढ़ते बढ़ते इसकी घटते घटते फाइनली क्या हुई, आपस में इक्वल हो गई। उस टाइम पर क्या होगा, स्प्रिंग में अधिकतम कंप्रेशन हो गया होगा। जरा से इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फाइनली क्या होगी, अब ये ब्लॉक इससे दूर जाएगा। तो उस टाइम पर होगा क्या कि इनके बीच रिलेटिव सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा और स्प्रिंग जो कंप्रेस थी अब वो फैलना शुरू हो जाएगी। तो स्प्रिंग कब तक कंप्रेस हुई होगी, जब तक कि दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी इक्वल ना हो जाए। तो मान लेते हैं आफ्टर कोलिजन ड्यूरिंग मैक्सिमम कंप्रेशन की बात कर लेते हैं हम लोग, ड्यूरिंग मैक्सिमम कंप्रेशन। हम ये बात लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक आर इक्वल। तो मान लेते हैं वो इक्वल वेलोसिटी v है
तो ये वेलोसिटी जो घटी है और इसकी जो वेलोसिटी बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को होल्ड करता है। तो हमें ये पता है कि इनिशियल जो मोमेंटम था सिस्टम के पास, अब जो यहाँ पर दिख रहा उस टोटल के ये वाला मोमेंटम इक्वल होगा। तो इनिशियल मोमेंटम है कितना बोलो, m इंटू वी नॉट, फाइनल कितना होगा, है ना, m1 m2 हमने सोचा तो यहाँ पर m1 इंटू वी नॉट, और क्या लिखें बोलो, m1b प्लस m2 इंटू वी। तो जो कॉमन वेलोसिटी है जस्ट ड्यूरिंग मैक्सिमम कंप्रेशन, दैट इज m1 इंटू वी नॉट बाई m1 प्लस m2। ठीक है। अब एक बात यहाँ पर यह भी है कि जब भी स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो वहाँ पर एनर्जी कुछ ना कुछ स्प्रिंग स्टोर करती है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय स्प्रिंग कितना होगा, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के पास है कितना, हाफ m1 इंटू वी नॉट स्क्वायर। यही जो काइनेटिक एनर्जी है इस सिस्टम के पास जो भी टोटल एनर्जी है उसके बराबर होगी। स्प्रिंग यहाँ पर ना तो कंप्रेस है और ना ही यहाँ पर कोई इसमें एक्सपेंशन है, तो यहाँ पर स्प्रिंग के पास कोई भी एनर्जी नहीं है। ब्लॉक यहाँ पर कैसा रुका, इसके पास भी कोई एनर्जी नहीं है। तो सारी एनर्जी किसके पास थी, m1 के पास। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अब एनर्जी किन के पास है बोलो, m1 के पास भी है, m2 के पास भी, और साथ में यहाँ पर स्प्रिंग के पास भी कुछ एनर्जी आ चुकी। तो ड्यूरिंग मैक्सिमम कंप्रेशन जो एनर्जी है वो एनर्जी है किसके पास, m1, स्प्रिंग और m2, है ना। तो हम ये लिखेंगे बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या लिखें बोलो, हाफ m1 इंटू वी नॉट स्क्वायर बराबर क्या लिखें बोलो, हाफ m1 b1 स्क्वायर, हाफ m1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू m2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए 1/2 दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, है ना। अब इसमें आप देखें कि कॉमन क्या है, m1 वी नॉट स्क्वायर, m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर हमारे पास है कितना बोलो, हम लिखेंगे m1 स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, है ना। हमने कहानी नंबर 1 से चीज़ चुरा ली आई भाषण में, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा k इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से एक पावर कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्या, अच्छा क्या मिलेगा यहाँ पर, m1 वी नॉट स्क्वायर, m1 स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई क्या बनेगा, m1 प्लस m2, ये प्लस k इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप देखें m1 वी नॉट स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 बराबर क्या लिख लें बोलो, k इंटू एक्स स्क्वायर। पूछा क्या हमसे मैक्सिमम कंप्रेशन, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा, आप चाहे इसको और सिंप्लीफाई कर लो, m1 इंटू वी नॉट स्क्वायर बाहर ले लो। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं m1 इंटू वी नॉट स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा बोलो, है ना। और ये जो k है बाई में भेज दो आप, तो बाई के हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई m1 प्लस m2, है ना। या आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कोई फार्मूला नहीं है कि आप इसको फार्मूले की तरह बिल्कुल हजम कर जाओ, ऐसा नहीं है, ये फार्मूला नहीं है, एक तरीका हमने आपको बता दिया। तो ये बात हो गई मैक्सिमम कंप्रेशन की। तो आप इसको सिर्फ सीखेंगे, आप इसको रटेंगे नहीं। अब जैसे कल के मान लो क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछा कि इसके पास वी नॉट है या इसके पास v1 है, इसके पास v2 है, और फाइनली यहाँ पर है क्या कि जो v2 है वो लेस देन v1 है ना। तो उस केस में भी कोलिजन तो होगा, लेकिन एक बात यहाँ पर हमेशा फिक्स रहेगी, ड्यूरिंग मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक आर इक्वल, दोनों ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो इक्वल रहेंगी। अब उसके लिए चाहे यहाँ पर m1 को अकेले दौड़ाएं और चाहे दोनों को एक साथ दौड़ा लो आई भाषण में। तो ऐसे भी मतलब कुछ क्वेश्चन हमको मिलेंगे जहाँ पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात कर लेगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसमें आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जा कर के एक बार, है ना, शेयर कर दिए। थैंक यू।